दिल्ली की सत्ता में लगभग 10 साल रहने के बाद और दिल्ली समेत देश को नया सियासी समीकरण देने वाली आम आदमी पार्टी ने अब अपनी स्टूडेंट विंग का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम दिया गया है एसएफ, यानी एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। नाम से जाहिर है कि एनएसयूआई और एबीवीपी से अलग थर्ड फ्रंट का ऑप्शन देने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी ने। आज यंग आइकन शो में मेरे साथ आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत बतौर स्टूडेंट ही की है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट दीपक बंसल साहब। दीपक साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है। दीपक साहब, आप पेशे से वकील हैं और आम आदमी पार्टी के स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? शुरुआत में जब मैं कॉलेज में, मैं देशबंधु कॉलेज का विद्यार्थी था जी। और देशबंधु कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेरा सब्जेक्ट था जी। तो जब मैंने शुरुआत करी कॉलेज में, तो शुरुआत में मैंने वहाँ पर देखा किस तरीके से जो स्टूडेंट विंग है जी, वो काम करती है, स्टूडेंट्स के लिए काम करती है, विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थियों की आवाज़ है उसको उठाने का काम करती है। तो उस समय मैंने एक स्टूडेंट विंग ज्वाइन करी और मैं शुरुआत में चुनाव लड़ा देशबंधु कॉलेज से, और उसके बाद लगातार मैं छात्र राजनीति में इन्वॉल्व रहा और फिर मुझे मौका मिला दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का और दिल्ली विश्वविद्यालय का ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ने का मौका मिला, और चुनाव लड़ा भी और चुनाव जीता भी। उस समय मुझे याद है कि अन्ना आंदोलन दिल्ली में चल रहा था और कहीं ना कहीं करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में जो दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता त्राही त्राही कर रही थी। उस समय मुझे मौका मिला और स्टूडेंट्स ने मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और मैं चुनकर आया और जीतकर आया। तो बहुत लंबा मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि छात्र राजनीति के अंदर किस तरीके से जो विद्यार्थी है उसको अभी तक जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर वो मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई। आप देखोगे कि एक अदिति कॉलेज है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एसआरसीसी कॉलेज है, वहाँ एयर कंडीशनर कॉलेज है, लेकिन अगर उसके साथ में ही अगर बगल में रामजस कॉलेज में जाओ तो वहाँ पर एसी नहीं है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो स्टूडेंट्स के लिए पूरी होनी चाहिए थी। उसकी आवाज़ हम शुरू से उठाते हुए आए हैं। फिर लगातार हमने एक एनजीओ का भी एनजीओ बनाई, यूथ पावर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, और उस एनजीओ के माध्यम से हमने दिल्ली में महिलाओं के लिए एक मैराथन का आयोजन किया और हर साल जो 12th के स्टूडेंट हैं उनको हम सम्मानित करने का काम भी करते हैं। तो लगातार हम स्टूडेंट से, यूथ से लगातार जुड़ते हुए अभी तक यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिर शुरुआत हमारी पॉलिटिक्स राजनीति में हुई। अच्छा, मैं ये पॉलिटिक्स का आप जिक्र कर रहे हैं, आप अपनी बातों को वहाँ तक लेकर आ गए कि जहाँ से आपकी सियासत का सफ़र शुरू होता है। लेकिन थोड़ा पीछे जाएं तो आप जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट विंग में शामिल हुए और एक पद आपको वहाँ पर मिला, उससे पहले आप जेल भी जा चुके हैं। आप एक वकील भी और जेल भी जा चुके हैं, और जेल से आने के बाद आपने एक एनजीओ भी बनाई। वो क्या था? वहाँ पर क्या था कि स्टूडेंट्स की लड़ाई हम लड़ रहे थे। एक रेस्टोरेंट, मतलब हमारे यहाँ पर नेरुलास रेस्टोरेंट था जिस समय, और उस नेरुलास रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि वो ज़मीन जो थी वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन थी। और ज़मीन जब यूनिवर्सिटी की देता है तो सब्सिडी पर देता है कि जो स्टूडेंटों की हितों के लिए और स्टूडेंट को कम पैसे में वहाँ पर उनको अच्छा मतलब भोजन मिल सके। तो उसी को लेकर मैं उस समय लूसू का कल्चरल सेक्रेटरी था। मुझे याद है मैंने वहाँ गया और मैं वहाँ जब गया तो मुझे लगा कि जो स्टूडेंट्स के लिए कहा गया था उन वादों को पूरा नहीं किया गया। तो वहाँ पर जब प्रशासन था, प्रशासन से तना बनी हुई, तो उस समय आपस में चीज़ें इन्वॉल्व हुई उसमें। फिर उसी केस में मुझे वहाँ जेल जाना पड़ा। तो जेल जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन छात्रों के हितों के लिए, जो छात्रों के हित हैं वो लगातार हम पूरा करने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी ने भी जो है अपनी एक स्टूडेंट विंग बना ली है और उसका नाम रखा है एसएफ, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। आपको क्या लगता है कि ये एनएसयूआई और एबीवीपी से किस तरह से अलग है? क्या उनसे कुछ अच्छा काम आप लोग कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे।
NSUI और ABVP जी अभी आप देख सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी कि अगर यूनिवर्सिटी का इस समय आप माहौल देखोगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो गुंडागर्दी में बदल चुका है। मैं अभी कल परसों एक रील देख रहा था जी कि जो डूसू के प्रेसिडेंट ABVP से चुनाव लड़ा था ऋषभ चौधरी ने, जी जी तो उन्होंने क्या किया कि डूसू ऑफिस में गए जी। और डूसू ऑफिस में जाने के बाद जो रौनक खत्री ने जो गलती की थी, रौनक खत्री ने जो वहां पर लक्ष्मीबाई कॉलेज में जी गोबर फेंका था प्रिंसिपल के रूम के अंदर, उसने उसी का जवाब देते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी जो छात्र संघ का ऑफिस है जी जी उसके अंदर उस तरीके से वो हरकत की। जी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस है, छात्र संघ का जो ऑफिस है, वो एक मंदिर है, क्योंकि जी। हम भी वहां पर जब बैठते थे जी तो स्टूडेंट अपनी समस्या लेकर आता था और समस्या के समाधान के लिए हम लोग वहां बैठते थे। लेकिन इस समय जो माहौल है वो पूरा गुंडागर्दी उस ऑफिस के बाहर और उस ऑफिस के अंदर की जा रही है। जी क्योंकि एक तरफ ऋषभ चौधरी आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिस को बंद कर देता, ताला लगा देता है। फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद वो रौनक खत्री जो अभी डूसू का प्रेसिडेंट है वो आता है और वो क्या नाम है, एक हथौड़ी उसके हाथ में होती है और हथौड़ी से वो ताला तोड़ रहा होता है। तो क्या यह चीजें स्टूडेंट्स को दिख नहीं रही, विद्यार्थी को दिख नहीं रही कि किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं? जी और इस समय जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जो 12th का विद्यार्थी है, वो डरा हुआ है जी कि इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस तरीके का माहौल है कि स्टूडेंट कह रहा है कि भाई हम मूव ऑन करेंगे, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना। तो ये स्थिति इस समय ABVP और NSUI ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर दी है। तो इसी यूनिवर्सिटी को हम क्लीन कैंपस बनाने का काम करेंगे, इस तरीके की जो गुंडागर्दी है इसको खत्म करने का काम करेंगे। एक जो कॉमन स्टूडेंट है, जो एक कॉमन विद्यार्थी है, जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड विद्यार्थी है, उसको हम पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर लेकर आएंगे और उसको जागरूक करने का काम करेंगे और लोगों को भी जागरूक करने का काम करेंगे कि ऐसी स्टूडेंट विंग से दूर रहना है जो इस तरीके का हरकतें दिल्ली यूनिवर्सिटी में करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आप कलम के माध्यम से लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनाया है तो आप किसी भी चीज़ को लेकर पहले वहाँ बता सकते हैं कि इस चीज़ की कमी है, वो टाइम दे सकते हैं। और उसके बाद एक जो भौगोलिक जो तैयार रहता है कि प्रोटेस्ट, आप उसको प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी बात को मनवा सकते हो। लेकिन इस समय प्रोटेस्ट नहीं, इस समय गुंडागर्दी चल रही है। अच्छा, एसएफ तो आप लोगों ने बना ली है, आम आदमी पार्टी ने एसएफ बना ली है। NSUI ABVP अब की तो है नहीं, ये पुरानी है और ताकतवर भी है। इन दो ताकतवर विंग्स के सामने अभी आप प्रेजेंट में एसएफ को कहाँ देखते हैं? आपका रूट क्या है, प्लान क्या है? देखो, अभी हम संगठन पे, अपना पूरा फोकस हमारा संगठन पे है और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से हमने ऐलान किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हम बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं, जी जी, और वो लड़ेंगे भी मजबूती से। जो हमारे 52 कॉलेज अभी डूसू के अंदर आते हैं, उसके अंदर हम इकाई को मजबूत करने का काम करेंगे। जो इकाई है, जो हर कॉलेज की, रामजस की कॉलेज की इकाई अलग बनाएंगे। अगर कालका जी में आ जाए तो देशबंधु कॉलेज, भगत सिंह कॉलेज, CVS कॉलेज, अरविंदो कॉलेज, TGDAV कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, इसकी इकाई को भी हम मजबूत करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से पूरी दिल्ली के अंदर जो हमारे 48 कॉलेजेस हैं और 4 डिपार्टमेंट्स हैं, जो वोटिंग राइट्स जिन कॉलेजों को मिला हुआ है, वहां पर हम अभी इकाई मजबूत कर रहे हैं। और अभी परसों भी हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं, जो 52 कॉलेज के स्टूडेंट लीडर्स हैं उनको बुलाकर हम एक पूरा एसएफ के बारे में उनको बताना चाहते हैं कि एसएफ किस विजन से लेकर हमारे जो आदरणीय नेताजी हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो लेकर आए हैं। उस विजन को हम उन्हें बताएंगे और उस विजन को, जो अरविंद केजरीवाल जी का विजन है, उसको आगे तक पूरे देश के अंदर लेकर आएंगे। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, रहनुमा हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली से जिस तरह से आम आदमी पार्टी हारी, ऐसी पंजाब से हारेगी और हारने के बाद ये पार्टी पूरी तरह से पूरे देश से ख़त्म हो जाएगी। आपको उनकी बातों में कितना दम लगता है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे बिल्कुल भी दम नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से बहुत प्यार करते हैं, स्नेह और अपना आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को देते हुए आए हैं। तो आप देख सकते हैं 2% का जो फासला रहा है, उसमें भी प्रशासनिक जो दिल्ली के LG साहब थे, उन्होंने पूरा अपना रोल अदा किया है। और LG साहब नहीं चाहते थे कि दिल्ली के अंदर कोई भी काम हो सके। अगर हमारे MLA, खुल के इल्जाम लगा रहे हैं? बिल्कुल, मैं खुल के इल्जाम लगा रहा हूँ। हमारे जो MLAs हैं
वो लगातार उनके पास जाते थे, उनको बताते थे कि भैया ये फाइल है, जो मंत्री हैं वो मंत्री साहब की भी नहीं सुनते थे, और वो कहते थे कि अभी एलजी साहब ने साइन नहीं करे। जो चीफ सेक्रेटरी साहब है वो भी ये कहते थे कि एलजी साहब ने साइन नहीं करे। जब एलजी साहब किसी काम के विकास कार्य को रोकने का काम करेंगे जी, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक माहौल बनेगा। जी। फिर दूसरा, इस बार का चुनाव अगर आप लोगों ने भी देखा होगा मीडिया ने, तो वो चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस दिल्ली पुलिस था, क्योंकि पूरा का पूरा प्रशासन उन्होंने दिल्ली के चुनाव में लगा दिया था, और जहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम धन बल का प्रयोग कर रहे थे, वहां पर अगर हमारा कोई कार्यकर्ता कॉल करता या कोई भी कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन को भी बताता, वहां पर बहुत देरी हो चुकी होती थी, वहां पर बहुत देरी से दिल्ली पुलिस पहुंचती थी, और पुलिस भी क्वेश्चन हमसे करती थी, ना कि उनसे। तो यह रवैया पूरा एलजी साहब का रहा, और जहां पर हमारे अच्छे खासे जो वोटर्स थे, जो गरीब लोग हमें प्यार और प्रेम हमेशा देते हैं, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर की हम बात करें, वहां पर तो पूरा इस तरीके का माहौल था कि वहां पर इस तरीके से हो रखा था, कर्फ्यू लगा दिया हो, वहां सीआरपीएफ तैनात कर दिया था इन्होंने, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी थी। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव देख रहा था नई दिल्ली विधानसभा में, तो वहां पर जितने क्लस्टर थे, तो क्लस्टर के लोग हमारे पास आते थे और कहते थे भैया हमें तो यहाँ से निकलने भी नहीं दे रहे। तो इस तरीके की स्थिति दिल्ली के अंदर लाए थे। ये बातें जो आप कर रहे हैं, क्या सिर्फ मीडिया के सामने ऐसा कह रहे हैं या ये रियलिटी में ऐसा? ये रियलिटी है, और आप लोग खुद ऑन ग्राउंड थे तो आप लोगों को खुद ये सारी जानकारी है। लेकिन मैं कैमरे के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कोई ऐसा नहीं कि मैं आम आदमी पार्टी का स्टेट का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं तो इसलिए कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं दिल्ली का वोटर भी हूं, मैंने दिल्ली में वोट भी किया है, और इससे पहले भी मैंने दिल्ली में वोट किया है। तो मुझे पता है कि किस तरीके की स्थिति इस चुनाव में थी और किस तरीके की स्थिति पहले चुनाव में थी। तो क्या आम आदमी पार्टी को समझा जाए कि वो इतनी दूरअंदेश नहीं थी कि इस तरह की सिचुएशन होने वाली, उसकी वो तैयारी करके रखे, या फिर ये अचानक से आप लोगों के सामने परेशानी? देखो क्या है कि जहां पर प्रशासन होता है, अब प्रशासन फेयर चुनाव कराए और फेयर इलेक्शन कराए, उसमें एक बड़ा डिफरेंस आता है कि जहां पर जो प्रशासनिक जिन अधिकारियों को आप वहां पर लगाते हैं फेयर इलेक्शन कराने के लिए, और वही अगर अनफेयर करने लगे तो चुनाव कहीं ना कहीं एक तरफा हो जाता है। तो वही माहौल दिल्ली का था। दिल्ली की जनता को नहीं पता था कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, और अभी आप देख सकते हो 100 दिन के अंदर क्या हालत है दिल्ली की। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड अभी जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है, दिल्ली का हाल उन्होंने कहा, बड़े बड़े वादे किए कि भैया। आप किस तरह से देखते हैं कि जब 100 दिन पूरे, जो इसके 100 दिन का कार्ड ये पेश किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी, अब आप बतौर आम आदमी पार्टी के आप रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ बैठे हैं, दिल्ली सरकार का 100 दिन के काम को आप कैसे देखते हैं? देखो, शिक्षा मॉडल की अगर हम बात करें तो जो हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री और मनीष सिसोदिया जी द्वारा बहुत सारे शिक्षा को लेकर दिल्ली के अंदर बहुत काम हुआ, बेहतर काम हुआ। जी। और पूरे देश ने इस बात को माना कि जिस प्रकार से दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाए गए, जहां पर लिफ्ट का भी यूज हो सकता है, जहां आप स्विमिंग पूल की व्यवस्था देख सकते हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड देख सकते हो, और जहां पर बहुत अच्छी लैब्स की व्यवस्था हो सकती है। इस तरीके का शिक्षा मॉडल दिल्ली के अंदर माननीय मनीष सिसोदिया जी ने हमें ये मॉडल दिया। जी। वही स्कूल अभी 3 महीने पहले एक सीमापुरी के अंदर एक स्कूल बनाया, बहुत बेहतर स्कूल बनाया, और वो स्कूल अभी तक उन्होंने चालू नहीं किया। उसमें समस्या क्या आ रही है छोटी छोटी, कि वहां पर अभी पानी की लाइन चालू नहीं हुई, अभी वहां इलेक्ट्रिसिटी की चालू नहीं हुई। जब हमने हैंड ओवर किया उसके बाद आपको 3 महीने इन चीजों में लग गए। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा की बात केवल जो भारतीय जनता पार्टी करती है ना, वो कागजों पे करती है, वो प्रैक्टिकल नहीं कर रही। अगर प्रैक्टिकल बात करती तो शायद वो 3 महीने पहले जो स्कूल हमारी जो मुख्यमंत्री आतिशी जी ने दिया था, वो स्कूल अभी तक रनिंग चालू हो चुका होता, रन हो चुका होता, लेकिन हुआ नहीं। जमुना की सफाई, ट्रांसपोर्टेशन और पोल्यूशन को लेके क्या कहेंगे आप? जमुना जी की सफाई की हालत में अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले ही वीडियो देख रहा था, आप देख सकते हो किस तरीके से पहले में और अब में कितना डिफरेंस आया है। उससे ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। सफाई आप कर रहे हैं लेकिन केवल कागजों पर कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि छठ पूजा के टाइम झांक के इतने ऊंचे ऊंचे ढेर होते थे कि लोग पूजा भी नहीं कर पाते थे, और अब जाके देखिए वो अपना दावा कर। मैं आपको इसकी वीडियो कल बना के भेजूंगा,
और आप इसको न्यूज़ चैनल पे चलाना कि अभी भी झाग किस तरीके से है, जी। ये कहते हैं ना, भाजपा का काम करने में और कथनी में बहुत फर्क है। कहने में और कथनी में बहुत फर्क है। तो वो बस केवल बातें कागजों पे करती है, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। आप लाइट की व्यवस्था देख लो, पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी 3 महीने पहले, तो 24 घंटे लाइट आती थी और अब लंबे लंबे कट है। ये मैं नहीं कह रहा, लोग वीडियो भेज रहे हैं कि जी हमारे यहाँ 5 घंटे से लाइट नहीं आ रही, 6 घंटे से नहीं आ रही, हमारे यहाँ 3 घंटे से लाइट नहीं है। तो क्यों नहीं आ रही? इससे पहले भी तो सरकार थी जो आपको 24 घंटे की लाइट दे रही थी। मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार थी तो सबके घर में इन्वर्टर्स हुआ करते थे। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मैं कहता हूं कि इन्वर्टर्स बिकना ही बंद हो गए थे। हर घर में से इन्वर्टर्स लोगों ने हटा लिए थे। क्यों? क्योंकि 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी ने लाइट देने का काम किया जी। तो इस तरीके का काम मतलब करके दिखाया, एक करके दिखाने में और एक कहने में, दोनों कुछ बसें भी दिल्ली की सड़कों पर नई नजर आ रही हैं। पोल्यूशन को लेके क्या कहेंगे आप? देखो, जो नई बसें आ रही हैं उनके नाम चेंज हुए हैं। उनको जो नाम दिया है बस वो केवल नाम ही दिया है। जो ये बसें थी ये अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे चालू हो चुकी थी। और जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की अगर आप बात करो तो बहुत बेहतर व्यवस्था थी। और उसके अंदर जो हमने गार्ड्स दे रखे थे, मार्शल दे रखे थे, उन मार्शल्स को भी हटाने का काम रेखा गुप्ता जी द्वारा किया जा रहा है, जो भाजपा सरकार है उसके द्वारा किया जा रहा है। आप हेल्थ मॉडल की बात करो ना, आप हेल्थ का देखो, जो हेल्थ के मोहल्ला क्लिनिक थे आज मोहल्ला क्लिनिक्स के बंद किए जा रहे हैं। जो वहां पर एम्प्लॉय थे उनको हटाया जा रहा है। तो ये सीधा सीधा जो गुस्सा है वो सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है लोगों में। जो लोग कह रहे थे कि भाई ये सरकार आएगी तो कुछ करके दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी। अगर पब्लिक में गुस्सा बढ़ता जा रहा है तो कोई नजर तो आता नहीं। नजर आप देखो ना, लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखो, लगातार लोग परेशान हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार पानी को लेकर आप देखो अलग अलग विधानसभाओं में महिलाएं निकली हुई है, मटका फोड़ रैलियां कर रही है, मटका फोड़ रही है विधायकों के घर के बाहर। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि आपके कार्यकर्ता है। अब बीजेपी का काम तो यही कहना है ना, जो उनका विरोध करेगा वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, ठीक है, और जो उनका विरोध नहीं करेगा वो दिल्ली का है। तो ये उनका कहने का ही अंतर अलग है कि वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। वही मामला चल रहा है दिल्ली के अंदर और कुछ नहीं है। ऑन ग्राउंड जो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड है, उस 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वो केवल गरीबों पर गुस्सा निकालने के अलावा दूसरा काम नहीं कर रही। सरोजनी नगर की मार्केट देख लो आप। मैं सरोजनी नगर की मार्केट गया, वहाँ मैंने देखा, लोगों से बातचीत करी तो वहाँ लोगों ने बताया कि पहले सरकार बनने से पहले यही नेता आते थे, ये कहते थे कि भाई यहाँ पर आपको हम शटर लगा के परमानेंट ठिया देंगे, और आज उनके ठिये भी उजाड़े जा रहे हैं। तो इस तरीके के काम ये सरकार कर रही है। अच्छा, आप इतनी सारी बातें बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आपकी पार्टी जाने के बाद से जो है दिल्ली तरह तरह से परेशान है। पानी के लिए परेशान है, हेल्थ के लिए परेशान है, एजुकेशन के लिए परेशान है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए परेशान है, मतलब परेशान ही है। तो ऐसी सिचुएशन में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े रहनुमा इलेक्शन होने के बाद कहाँ चले गए, जबकि आतिशी और संजय सिंह साहब जैसे लोग बहुत एक्टिव नजर आते हैं। तो क्या कोई प्लान है या फिर हार की जो शिकस्त थी उससे भी उभर ही नहीं पाए? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, लगातार हमारे जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं, जिनके हम माध्यम से हम पूरा लगे रहते हैं, काम करते हैं, वो लगातार दिल्ली की राजनीति में एक्टिव हैं जी। अभी जब हमारा ASAP का लॉन्च हुआ तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ थे, मनीष सिसोदिया जी भी यहाँ थे। और जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे उन्होंने बात रखते हैं, और यहाँ पर अभी दिल्ली के अंदर जो हमारे अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज जी, वो लगातार हर विधानसभा में जा रहे हैं, विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। और लगातार हमारे जो विधायक हैं, जहाँ पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है, जहाँ पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, उस बात को लेकर रेखा गुप्ता जी से भी बात कर रहे हैं, जो दिल्ली की CM है उनसे भी बात कर रहे हैं। और जहां लगता है कि बात से काम नहीं चल रहा, वहां प्रदर्शन करके अपनी बात को मनवाने का काम भी कर रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिख नहीं रहा, सब जगह दिख रहा है। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी हैं वो लगातार एक्टिव है। कल सोशल मीडिया, कल आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 100 दिनों के, उन्होंने बताया किस तरीके से ये सरकार फेल है, 100 दिन में कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि केजरीवाल पंजाब से असेंबली यानी राज्यसभा जाने की तैयारी में है, क्या ये सही है? देखो, ये पार्टी का अपना
वो है, पार्टी इस पर क्या डिसाइड करती है ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो इसमें मुझे जानकारी नहीं है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जिसको भी जाना होगा वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि केजरीवाल साहब का फोकस दिल्ली पे ना हो के इस वक्त पंजाब पे बहुत ज्यादा है। देखो ऐसा नहीं है, वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनका फोकस पूरे देश के अंदर है। अभी गोवा में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गुजरात में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और दिल्ली में अभी क्या नाम है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव है वहां भी लड़ रही है, और बाकी पंजाब में भी चुनाव उपचुनाव चल रहा है। तो सब जगह उनका फोकस है, जहां जहां उनकी जरूरत होगी और जैसे जैसे उनकी जरूरत होगी वहां जाएंगे और वो पार्टी का पूरा प्रचार करेंगे। आपकी नजर में आम आदमी पार्टी कोई रीजनल पार्टी है या फिर नेशनल पार्टी है? आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी है तो बिहार इलेक्शन में क्या है आपका रोल? देखो बिहार इलेक्शन में भी पार्टी का अभी रोल शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है कि उसको किस दिशा में जाना है। अभी देखो पार्टी जो है ना वो पूरा संगठन बनाने पे लगी हुई है। बिहार में हमारी लगातार रैलियां चल रही हैं, हर विधानसभा में जो वहाँ के अध्यक्ष हैं वो जिलों में जा रहे हैं, विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि भाई हमें चुनाव में उतरना चाहिए नहीं उतरना चाहिए। तो इस तरीके का पूरा वहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर है संगठन है वो तैयार करते हैं। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे चुनाव लड़ना है। पहले हम अपना संगठन तैयार कर रहे हैं और हर स्टेट में तैयार कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी तैयार कर रहे हैं, गोवा में भी तैयार कर रहे हैं, गुजरात में भी तैयार कर रहे हैं। जहां जहां हमारा संगठन कमजोर है वहां उनको मजबूत करने का काम। संगठन को आप इंडिया में सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ देखते हैं? पूरे देश में देखो, पूरे देश में मजबूत है संगठन, और जहां जहां कमी है उसको मजबूत करने का काम पार्टी कर रही है। हमारे भी प्रभारियों की घोषणा हुई, महाराष्ट्र प्रभारी लगाए और हर स्टेट के केरला से लेके तमिलनाडु से सब जगह हमारे लोग लगाए। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे देश में हमारा फोकस है और पूरे देश में आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप यूथ हैं, यूथ पे काम कर रहे हैं, अभी आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है और आप एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं कि कहा जाता है कि न्यूट्रल पार्टी है, ये सबकी पार्टी है। यूथ होने के नाते जो इस वक्त देश में माहौल जगह जगह अक्सर देखने को मिलता है, चाहे वो धर्म के नाम पर टकराव हो या फिर खासकर मैं धर्म की ही बात करूंगा, इसके लिए आप लोगों के पास कोई प्लान है, कुछ है, ऐसी कोई प्लानिंग करना चाहते हैं? हमारे क्या करेंगे? हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के लोग हमारी पार्टी में हर दायित्व पर हैं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने हर धर्म के लोगों को दे रखी है। तो हमारे लिए यहाँ पर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए पीओटी है, संविधान हमारे लिए पीओटी है। हमारे लिए धर्म कोई पीओटी नहीं है। धर्म सर्वधर्म की हम बात करेंगे, हमारे लिए मुस्लिम भी उतना जरूरी है, हिंदू भी उतना जरूरी है, क्योंकि हम सर्वधर्म की बात कर रहे हैं और सर्वधर्म की बात करके हमने इस पार्टी का जब निर्माण किया तो सभी धर्मों के लोग हमारी पार्टी में जुड़े। सर्वधर्म तो है, लेकिन हाँ। कभी किसी एक धर्म पे या किसी एक मतलब किसी भी धर्म के ऊपर या कुछ भी कहीं कोई आंच नजर आती है तो पार्टी वहाँ कितना खुल के बोल लेती है। अभी अलीगढ़ का एक वाकया हुआ, आपके सामने ही है वो, तो उस पे पार्टी का क्या स्टैंड रहा? देखो, जहां पर भी लगता है कि गलत हो रहा है जी, तो हमारे जो पार्टी के नेता है वो आवाज उठाने का काम करते हैं जी। अब लगा कि भाई हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में इतना बड़ा घटना घटी जी जी, तो हमने पूछा ना, मोदी जी से पूछा कि भाई वो जो 4 आतंकवादी थे वो कहाँ गए, वो कहाँ है। तो ऐसा नहीं है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जो हमारे पार्टी के नेता हैं वो समय समय पर सारी चीज़ें पूछने का काम करते हैं और पार्टी के अंदर रहकर भी और पार्टी के बाहर भी वो उन चीज़ों की बात करते हैं कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, जिस मुद्दे को लेकर, जिस बात को लेकर लोग नहीं कह पा रहे थे तो हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया। हमारी पार्टी ने मोदी जी से पूछा कि भाई कहाँ है, बताओ ना, वो 4 लोग कहाँ गायब हो गए, बॉर्डर पार कर दिया उन्होंने, कहाँ है वो, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, अगर वो हमें मिल जाते तो हमें पता चल जाता कि ये घटना जो घटी इसके पीछे और कितने लोग थे। अच्छा दीपक जी, अब आखिर में चलते चलते वक्त की थोड़ी कमी भी है, छोटा सा मैं आपसे जवाब चाहूँगा। आप यूथ हैं, यूथ पे काम कर रहे हैं, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है ASAP, वो बहुत मजबूती के साथ पूरे देश में अपना संगठन बना रहा है। पूरे देश में स्टूडेंट्स को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर, जहाँ जहाँ विद्यार्थियों की बात, हित की बात होगी वहाँ उनकी बात को उठाने के लिए ASAP संगठन आपके साथ खड़ा मिलेगा। तो आप सभी लोग ASAP ज्वाइन करें और ASAP ज्वाइन करने के लिए 8588833485 के नंबर पर मिस कॉल करें और सभी युवा जुड़कर, युवा मतलब
वायु है, जब वायु अपनी गति से दौड़ती है तो सबको बाहर ले जाती है। तो जो ये सरकार, जो झूठी सरकार है पूरे देश में चल रही है, इसको भी बहाने का काम, ख़त्म करने का काम स्टूडेंट विंग ASAP करेगी। आखिर में चलते चलते यूथ को एकता, मुल्क की अखंडता के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? छोटा सा जवाब। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो सब हम भाई भाई हैं और इकट्ठा होकर हमें 140 करोड़ देशवासियों की तरह काम करना है। जिस तरीके से जब एक घटना घटी पहलगांव के अंदर, और जब ये घटना घटी तो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, वो पूरा भारत में एक अखंडता के साथ खड़ा था और पूरे भारत के साथ इंडिया बन के, भारत बन के खड़ा था। उसी तरीके से हमें सर्वधर्मों के साथ इकट्ठा होकर खड़े रहना है, इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है, एडवोकेट दीपक बंसल साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, पार्टी का आपने आगे का प्लान बताया और आपने ये भी बताया कि देश के यूथ को किस तरह से रहना है। आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाज़रीन, ये थे एडवोकेट दीपक बंसल साहब, आम आदमी पार्टी से। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दरमियान रखी। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और पर्सनैलिटी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।